डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बची हुई चीज़ों के बारे में और भी बातचीत करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने अब तक ये पढ़ा है कि किसी पॉइंट चार्ज के चलते अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो सपोज इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो किसी पॉइंट चार्ज के चलते किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो पहले इस चार्ज को इस पॉइंट से हम कनेक्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे, एंड देन अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होएगा, अगर ये चार्ज नेगेटिव हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होएगा, एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर। R इस डिस्टेंस को करेंगे, एंड आपने देखा अगर सिस्टम के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो प्रत्येक चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके हम उसके वेक्टोरियल सम को करेंगे, उसका वेक्टोरियल सम हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। फिर आपने ये देखा कि अगर हमें एक रिंग के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो सेंट्रल एक्सिस के अराउंड ये फील्ड अवे फ्रॉम द सेंटर होएगा अगर ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज हो, एंड टुवर्ड्स द रिंग होएगा सेंटर होएगा अगर ये रिंग नेगेटिवली चार्ज हो, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qz by R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर पावर 3/2। आपने ये भी देखा कि यहां से R/√2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मैक्सिमम होता है। इतनी सारी बातें आपने पिछले क्लास में सीख ली थी। आज हम इस पे बेस्ड कुछ और भी बातों को लेंगे, और इसमें हम सबसे पहले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of a uniformly charged arc. Uniformly charged arc. Electric field at the center of a uniformly charged arc. So, source charge इस बार एक आर्क में पैदा हुआ है। सपोज ये कोई आर्क है, सर्कुलर आर्क, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क, एंड सपोज यह आर्क जो है अपनी सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है। जब कोई आर्क किसी पॉइंट पे कोई एंगल बनाता है तो इस मतलब किनारे को हम यहाँ से मिला डालेंगे, और ये जो एंगल वो एंगल फॉर्म बाय द आर्क एट द सेंटर है। सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है एंड इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ। इट्स रेडियस is r and we have to find electric field at this point। आप जानते हैं, कुछ इसको रिपीट करना शुरू करें। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालना हो तो हम पहले ये देखेंगे कि एक सिंगल चार्ज के चलते निकालना है कि सिस्टम ऑफ चार्ज के चलते। अगर सिस्टम ऑफ चार्ज के चलते निकालना है तो प्रत्येक के चलते निकाल करके उसका वेक्टोरियल सम करेंगे। प्रत्येक, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है तो प्रत्येक चार्ज को पहचानना मुश्किल है, तो ऐसी हालत में एलिमेंट्री चार्ज की कॉन्सेप्ट हमारा काम आएगा। तो हम कोई प्रत्येक छोटे छोटे चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर उसका वेक्टोरियल सम कर देंगे। सो ऐसा है, सबसे पहले मैं एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊंगा, एक ऐसी लाइन जो इन दोनों इसको पूरे इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। सपोज ये छोटा सा पार्ट मैं एलिमेंट्री पार्ट के रूप में लेता हूँ। सपोज ये पार्ट यहाँ से ये जो इसको मैं मिला डालूं तो सपोज ये पार्ट यहाँ से अल्फा एंगल पे सिचुएटेड है, एंड सपोज ये छोटी सी जो पार्ट है, सपोज इसकी लेंथ सेंटर पे डी अल्फा एंगल बनाती है। इस
इसको डी अल्फा लिखना ही सही है क्योंकि ये अल्फा में स्मॉल इंक्रीमेंट के जैसा है। सो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू चार्ज ऑन द एलिमेंट्री पार्ट, चार्ज ऑन द एलिमेंट्री पार्ट, चार्ज ऑन द एलिमेंट्री पार्ट, charge on the elementary part dq is equal to linear charge density lambda into length of the arc. Arc length is equal to 10th क्लास में से ही सब बच्चे जानते हैं। Arc length is equal to angle into radius. So angle is r, angle is d alpha and radius is r. So r d alpha. तो ये छोटी सी पार्ट पे एलिमेंट्री पार्ट पे जो चार्ज है वो निकल आया। अब इस चार्ज के चलते हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो इस लाइन के अलाउंग अवे फ्रॉम दी इस लाइन के अलाउंग अवे फ्रॉम दी चार्ज हो जाएगा क्योंकि हमने चार्ज को पॉजिटिवली रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज d इज इक्वल टू, इसको d लिख देंगे। आप जानते हैं कि ये पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेवियर रखेगा। तो पॉइंट चार्ज पे चलते किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो k मींस 1/4π k q मींस pq by r square, r means distance from here to here, this is r. So d is equal to k, dq means lambda r d alpha upon r square, r get cancelled. So ऐसा है कि हमें ऐसे सभी छोटे छोटे पार्ट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल करके हमें उसका वेक्टोरियल एडिशन करना है। तो हमारी मर्जी मन में आता है कि मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को ऐड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन ध्यान देने की चीज है कि वो इंटीग्रेशन यहाँ वेक्टोरियल एडिशन के लिए उपयोग में आना है। ये इंटीग्रेशन वेक्टोरियल एडिशन के लिए इस्तेमाल में आना है। तो वेक्टोरियल एडिशन इंटीग्रेशन को अलजेब्रिकल एडिशन करता है, ये वेक्टोरियल एडिशन नहीं करता। तो हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि क्या सारे वेक्टर सेम लाइन के अलावा, पिछले वीडियो में ऐसा बातें हुआ था कि अगर सारे वेक्टर सेम लाइन के अलावा तो हम उसको सीधे सीधे इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन डिफरेंट वेक्टर अगर डिफरेंट लाइन के अलावा हो तो उसे हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करके इंटीग्रेट करेंगे। सो हम इसे एक एक्सिस के रूप में ट्रीट करेंगे। हम देखते हैं कि अगर ये एलिमेंट्री पार्ट इधर के बदले अगर इधर लिए हुए होते तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर हुई होगी, तो अगर यहाँ पे लिए हुए होते तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर हुई होती। तो इसका ये दोनों वेक्टर जो है वो सेम लाइन के अलाउंग नहीं होता। अगर ये सेम लाइन के अलाउंग नहीं होता तो हमें इसका मतलब इसकी कंपोनेंट में हमें रिजोल्यूशन करनी होगी। सो हम इसको एक एक्सिस बना लेते हैं, इस पे दूसरी एक्सिस परपेंडिकुलर के रूप में लेते हैं। ये अल्फा है तो इसका अपोजिट एंगल ये भी अल्फा हो जाएगा और इसका इधर कंपोनेंट डी cos अल्फा और इधर की ओर कंपोनेंट डी sin अल्फा हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में ये इसका जो ये कंपोनेंट और इसका जो ये कंपोनेंट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है। सो हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा, हम इसी को इंटीग्रेशन करेंगे। यानी नेट फील्ड जो होएगा इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अलावा होएगा फ्रॉम फिगर net field is around the line of symmetry. Net field is along the line of symmetry. Net field इसी लाइन के along होगा। तो therefore E equal to integration of d cos अल्फा, क्योंकि हमें सिर्फ इसी के इंटीग्रेशन से वो चीज मिल जाएगा। तो d की वैल्यू हमारे पास है k लैम्डा, r से इसको कैंसिल कर देंगे तो रह जाएगा r इंटू डी अल्फा एंड
इसकी जो लिमिट होगी वो अल्फा की वैल्यू 0 से लेकर के थीटा बाई 2 तक जाएगी, 0 to थीटा बाई 2। एंड जैसा पोर्शन इधर है वैसा इधर भी है, तो ये इसको डबल कर डालेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जो बात आ गई वो अब यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन इस तरह से करेंगे, E equal to K is constant, lambda is constant, R is constant. K and ये cos alpha, हमारे पास यहाँ cos alpha छूटा हुआ है, cos alpha. So K is constant, lambda is constant, R is constant, cos alpha d alpha. Integration of cos alpha d alpha from 0 to theta by 2. So ये हो जाए 2k lambda by r cos alpha. Integration of cos alpha will be sin alpha from 0 to theta by 2. So हम लोग इस इंटीग्रेशन को निकालने की हालत में हैं। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E equal to 2k lambda by r एंड इसका डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा sin अल्फा की वैल्यू एक बार थीटा बाई 2 लिखेंगे माइनस अल्फा की वैल्यू 0 लिखेंगे sin 0 E equal to 2, K means 1 by 4 pi epsilon naught lambda upon R sin theta by 2. Sin 0 is 0, so sin theta by 2 minus sin 0 is sin theta by 2. 2 2 जा 4 एंड ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया E equal to lambda by 2 pi epsilon naught R sin थीटा बाई 2। सो आप सभी को अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारियों में जुड़े हैं तो इसे याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अब इस तरह की डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी चीज है। अंडरस्टैंडिंग के आधार पर कोई भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि कोई क्वेश्चन हमेशा यही है, लेकिन इसकी फॉर्मूले याद कर लेने से आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क आया lambda by 2 pi epsilon naught r sin theta by 2. Theta is the angle formed by the arc at the center. Theta is the angle formed by the arc at the center. Direction of this electric field is along the line of symmetry and away from the arc if the arc is positively charged. Direction of this field is along the line of symmetry and away from the arc for positive charge and towards the arc for negative charge. So electric field due to a uniformly charged circular arc at its center is E equal to lambda by 2 pi epsilon naught r sin theta by 2. अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। इस पे जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये IIT का आया हुआ ये क्वेश्चन है। IIT में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसका हम इस्तेमाल इस क्वेश्चन को बनाने में करेंगे। IIT वालों ने 100 बच्चों से क्वेश्चन पूछा, चलिए उस क्वेश्चन को जरा ले लें हम लोग। IIT JEE 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो IIT वालों ने IIT की एग्जामिनेशन में
ये एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन था कि अ थीन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर एट अ पॉजिटिव चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट, द नेट फील्ड वेक्टर इज एट द सेंटर OE। ये आपका एक सेमी सर्कुलर रिंग है और ये इस पे पॉजिटिव चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, इस पे पॉजिटिव चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पे निकालना है, ऑप्शन दिए। तो जब हम किसी क्वेश्चन को जिसमें ऑप्शन दिया हुआ हो उसको बनाने की कोशिश करनी हो तो थोड़ी सी डायरेक्टली उसको सोल्व करने पे जंप नहीं करना चाहिए। कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑप्शन को डायरेक्टली आप पकड़ ले सकते हैं कि कौन सा आंसर है। कुछ क्वेश्चंस इसी मामले में मैं ऐसे सोचता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस क्वालिटेटिव होते हैं और कुछ क्वेश्चन क्वांटिटेटिव होते हैं। आप जैसे कि कुछ बातें ऐसे सोचिए, आपके पास ये सेमी सर्कुलर आर्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी आपने पढ़ा कि किसी भी आर्क के चलते सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अगर वो आर्क यूनिफॉर्मली चार्ज हो तो लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग होता है। हियर y axis is the axis of symmetry for this semicircular ring, so electric field will be along y axis, means y axis means इलेक्ट्रिक फील्ड में j टैग लगा रहेगा। यहाँ सारे के सारे ऑप्शन में ही j टैग लगा हुआ है, मतलब ये सोच से सिर्फ काम नहीं चला। अब है कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो तो अवे फ्रॉम दिया इससे दूर की ओर होएगा, मीन्स इधर की ओर होएगा, यानी y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में होएगा। यानी अब इस ऑप्शन में ये हमारे लिए गलत ऑप्शन है, ये हमारे लिए गलत ऑप्शन है। ये पॉजिटिव है तो ये भी गलत, ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, यानी इन दोनों में से कोई आंसर है। मतलब अगर ये मेडिकल में आता तो एक ही ऑप्शन ऐसा होता कि आप पकड़ लेते, लेकिन जब ये IIT में आया है तो आपको क्वालिटेटिव के साथ साथ अब क्वांटिटेटिव भी हो गया है, मीन्स आपको इसे निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला सिर्फ याद है कि आर्क के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin थीटा बाई 2। तो चलो इसको हम लोग सोल्व ऐसे कर सकते हैं। हियर लैम्डा इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज इज q, लेंथ सेमी सर्कुलर रिंग है, टोटल लेंथ तो रिंग की होती है 2 पाई r, तो सेमी सर्कुलर होने चलते लेंथ हो जाएगा पाई r, 2 पाई r का हाफ, सो लैम्डा इज इक्वल टू q बाई पाई r अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन थीटा। थीटा इस किनारे को यहाँ से मिला डालो, इस किनारे को यहाँ से मिला डालो, तो जो ये एंगल बना वो थीटा हो गया। थीटा here थीटा इज 180 डिग्री, 180 डिग्री बाय 2 दिस इज 90 डिग्री एंड sin 90 डिग्री इज 1, सो q अपॉन 2 पाई into pi is pi square एप्सिलॉन नॉट r into r is r square, sin 90 degree is 1, direction is negative j tag, so 2 pi square epsilon naught r square is this one, so answer is correct, answer is this one। so IIT के आए हुए इस क्वेश्चन को हम ऐसे बना सकेंगे। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस और भी करते हैं, आप चाहें तो अपनी कॉपी और कलम का इस्तेमाल आप भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन लिख दूं तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मान लो कि हम लोगों को कोई अगले टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन IIT वाले पूछे या कोई और एग्जामिनेशन वाले पूछे, ये एक सेमी सर्कुलर नॉन कंडक्टिंग रिंग है, सेमी सर्कुलर नॉन कंडक्टिंग रिंग। इसका अपर हाफ पोर्शन यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज है, चार्ज इसकी प्लस q, एंड लोअर हाफ पोर्शन यूनिफॉर्मली नेगेटिवली चार्ज है, इसकी चार्ज माइनस q, रेडियस r। अगर हमसे कहा जाए कि इसकी सेंटर पे ऑरिजिन के लिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ऑरिजिन, फाइंड
electric field at point at the center of the semicircular arc shown in figure। आप चाहे तो खुद इसे बनाने का प्रयास कर सकते हैं, इसकी रेडियस दी हुई है। मैं अगर आपको हेल्प करूं तो मैं ऐसे बताऊंगा, ये यहां से यहां तक मुझे एक आर्क दिख रहा है, इसके चलते मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग निकाल लूंगा, इसके चलते मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग निकाल लूंगा। मैं पूरे को एक बार नहीं ले सकूंगा, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है। सो अगर मैं इसके चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँ, फिर इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँ, फिर दोनों का वेक्टोरियल सम कर दूँ, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम हो जाएगी। सो इस आर्क के चलते आपने जाना है कि किसी भी आर्क के चलते इस सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लाइन ऑफ सिमेट्री के अराउंड होता है। ये 90 डिग्री है तो 45 डिग्री वाला जो ये लाइन है इसी के अराउंड इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये अवे फ्रॉम द आर्क होएगा। सपोज वी कॉल दिस इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी इवन एंड फॉर दिस आर्क पोर्शन ऑफ द आर्क electric field will be again along the line of symmetry. This is negatively charged, so electric field will be towards the arc. This is E2. अब E1 की वैल्यू क्या होगी? E1 is equal to lambda by 2 pi epsilon naught. Lambda by 2 pi epsilon naught r sin theta upon 2 lambda is charge by length, charge is q, and its length is how much? Complete ring high length 2 pi r, so it's 1/4 2 pi r by 4, so it is pi r upon 2 upon this is lambda q by length 2 pi epsilon naught r sin theta is 90 degree, sin 90 by 2 sin 45 degree, so this becomes pi q upon 2 पर चला जाएगा 2q upon 2 pi square r into r square sin 45 degree 1 by root 2 and 2 get cancelled and we are left with q upon root 2 pi square r square. This is the value of E1. Now for E2 again q by l, तो q भी मैग्नीट्यूड के रूप में उतना ही है, l भी उतना ही है, तो q by l की वैल्यू इतना ही रह जाएगा एंड रेडियस यानी इतना ही हो जाएगा। सारी चीजें यहाँ भी एंगल 90 डिग्री है तो सारी चीजें यही रिपीट हो जाएंगी, बस डायरेक्शन इधर की हो रहेगा, तो ये हो जाएगा q by root under 2 pi square r square. So net we have to find net field. Now we will have to add these two vectors. We have to add two vectors. So vector E is equal to vector E1 plus vector E2. Vector E1 plus vector E2. तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की फर्स्ट वीडियो को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें हम लोगों ने सीखा था कि अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो उनका रिजल्टेंट उनके एंगल बाइसेक्टर के अलाउंग होता है। हियर मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इज दिस, सो रिजल्टेंट ऑफ दिस टू will be along the angle bisector line and this angle bisector line is this, and this angle is 45 degree, this angle is 45 degree, so negative y-axis will be the angle bisector line between the vector E1 and vector E2. So therefore E is equal to E1 cos 45 plus E2 cos 45, E1 cos 45 plus E2 cos 45 और
इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि इसका आपने एक कंपोनेंट ले लिया, एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर, ये दोनों कंपोनेंट ने दूसरे को कैंसिल कर दिया और नेट कर दिया E1 cos 45 degree this side, E2 cos 45 degree this side, that is this one, and this is twice of दोनों तो सेम ही है, तो 2 into E की वैल्यू q अपॉन रूट अंडर 2 pi square r square cos 45 degree 1 by root 2 is 2 यानी q upon pi square r square. This is the answer along negative y axis. So आपको जब क्वेश्चन मिले तो आप इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं. मैं और भी एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ यहाँ पे. मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेता हूँ जो संभव है कि आपकी IIT की परीक्षाओं में और कंपटीशन की जो टेस्ट होती है एंट्रेंस टेस्ट उसमें पूछी जाए. तो पहले मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए इस पे लिख देता हूँ. So this is the question. The question says figure shows a non-conducting rod with a uniformly distributed charge plus Q. This is a non-conducting rod which appears to be in the form of a semicircular ring and charge Q is distributed uniformly on this ring. The rod forms a half circle with radius r. Its radius is r and produces an electric field of magnitude EARCR at its center of curvature P. This point is P. According to the question, this R produces electric field ER denoted by ER at the center. And now the question says, if the R collapses to a point, ये R collapse करके एक point बन जाए, यह point बन जाए, at distance R और वो इस P point से R ही distance पे हो, from P by what factor is the magnitude of electric field at P multiplied. तो ऐसी स्थिति में P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नया आएगा इसके चलते वो पहले की तुलना में कितना टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा. So let us find electric field at the center due to this complete arc. So इलेक्ट्रिक फील्ड आर्क की इसके सेंटर पे कितनी होगी, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin थीटा बाई 2. So lambda is equal to what? Lambda is equal to charge per unit. Charge is q, length is pi r upon 2 pi epsilon naught r sin theta. Theta is, so theta is this complete angle is 180 degree, 180 by 2 90 degree, sin 90 degree. So ER is equal to Q upon 2 pi into pi is pi square, epsilon naught r into r is r square, sin 90 degree is 1. Now electric field at P due to Q, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square. ये तो एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है. अगर ऐसा है तो हमें पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो ER का कितना टाइम्स होगा. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P मल्टीप्लाई, कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, E आर्क से हम डिवाइड कर देंगे. E आर्क ये हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन E आर्क E is 1 by 4 pi epsilon naught
Q by R square upon ER. ER is equal to Q upon 2 pi square epsilon naught R square. So R square get cancelled. Epsilon naught get cancelled. Q and Q get cancelled. इसको लिख लेते हैं, नहीं तो थोड़ा गलत दिखाई पड़ेगा. 2 pi square upon 4 pi. 2 2 या 4, pi means pi, so this is pi by 2. So E is equal to ER into pi by 2. So ER में pi by 2 मल्टीप्लाई करने से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. सो ये हुई आज इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. सो आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू.